हेलो एवरीवन। जैसा कि कल हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सेल यानी कोशिका की शुरुआत की थी। हमने कल के वीडियो में काफ़ी चीज़ों का डिस्कशन भी किया था और सबसे पहले हमने सेल के बारे में जाना था कि सेल क्या होता है। उसके बाद हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में जाना था। उसके बाद हमने सेल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जाने थे जिनसे कि डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। और उसके बाद सेल के कुछ पार्ट को हमने डिस्कस किया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, आप देख लें। हमने कुछ पार्ट का डिस्कस किया था कल के वीडियो में भी, पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि सेल के जो आउटर मोस्ट लेयर है यानी कि सबसे बाहरी परत होता है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अगर बात की जाए हिंदी में तो इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। हमने बात किया था कि सेल के जो मिडिल में डेंस बॉडी होता है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। तो यहाँ पे आप डेंस बॉडी देख सकते हैं, इसे न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसे हिंदी में केंद्रक कहते हैं। एक बात और, जो सेल के अंदर जितने भी तरल पदार्थ पाए जाते हैं उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। हिंदी में इसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य वास्तव में जो जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ नहीं, फ्लूइड कहा जाता है। फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैस दोनों को रखा जाता है। केवल तरल पदार्थ को नहीं रखा जाता है, वायु को भी रखा जाता है। तो फ्लूइड उसको कहते हैं जो बहता हो। तो जो लिक्विड भी बहता है, गैस भी बहता है। तो जो सेल के अंदर जितने भी फ्लूइड होते हैं, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म दो तरह के तरल पदार्थ आप देख सकते हैं, एक जो न्यूक्लियस के बाहर है और एक जो न्यूक्लियस के अंदर है तरल पदार्थ। जो एक न्यूक्लियस के बाहर तरल पदार्थ है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो तरल पदार्थ है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। तो इस तरह से आप ये जाने कि प्रोटोप्लाज्म दो तरह का होता है, साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म तो हो गया कि सेल के अंदर जितना भी तरल पदार्थ पाया जाता है, जितने भी फ्लूइड पाए जाते हैं, सारे प्रोटोप्लाज्म हो गए। इसको दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है। एक जो न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड पदार्थ है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और एक न्यूक्लियस के अंदर है जो उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये सारे बातों को हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हमने एक और बात भी डिस्कस की थी। जैसा कि अभी हमने देखा तो हमने वो प्लांट सेल के बारे माफ़ कीजिए, एनिमल सेल का इमेज था, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं ये प्लांट सेल का इमेज है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफर करता है? जो एनिमल सेल में देखा कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, मगर प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर है, उसे सेल वॉल कहा जाता है। तो जो इसके अंदर लेयर है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये अभी हमने देखा इसके बारे में कि ये आउटर मोस्ट लेयर है, मगर प्लांट सेल में इसके बाहर भी एक लेयर रहता है, उसे सेल वॉल कहा जाता है, यानी कि कोशिका भित्ति कहते हैं। सेल वॉल किस किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है इसके बारे में भी हमने कल के वीडियो में काफ़ी डिस्कस किया। और सेल वॉल किस किस चीज़ से बना होता है, प्लांट में यह किस चीज़ से बना होता है, फंगी में यह किस चीज़ से बना होता है, इसको भी हमने काफ़ी डिटेल से कल के वीडियो में देखा। तो इसको हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके आगे जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा, जैसे कि एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें मैक्सिमम प्रश्न सेल के चैप्टर से, सेल ऑर्गेनेल से होते हैं, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।
सारे सेल ऑर्गेनेल्स में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट के बीच। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे ये सेल का एक 3D इमेज है जो आप देख रहे होंगे। इसी के माध्यम से हम बताते हैं कि किस किस सेल ऑर्गेनेल्स को आज डिस्कस होगा। तो सबसे पहले जो आप ये देख रहे होंगे बीच में जो डेंस बॉडी दिख रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है जिसे हिंदी में केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के बारे में हम आपको बता दें कि ये 2 लेयर से घिरा होता है, 2 लेयर से घिरा होता है। तो जो बाहरी लेयर होता है, जो बाहरी परत होता है, उससे कौन अटैच होता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अटैच होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हिंदी में अंतर्द्रव्यी जालिका कहा जाता है। आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इंग्लिश में इस सारे टर्म को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश वाले टर्म को ही लिखा जाता है। तो ये देखिए, जो न्यूक्लियस के जो बाहरी परत से अटैच होता है उसे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहा जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के आप इमेज देख सकते हैं, ये 2 भाग में डिवाइड होता है। जो ये इधर का इमेज दिख रहा है आपको, वो हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और जो ये ट्यूबल स्ट्रक्चर में जो इमेज देख रहा है उसको, वह हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो हम लोग ये दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे जब अभी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को जब डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के सरफेस में डॉट 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 दिख रहा होगा आपको। डॉट डॉट जो दिख रहा है ये क्या है? तो ये है राइबोसोम है। जो ये क्या है? राइबोसोम है। ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के सरफेस में चिपका होता है। तो डॉट 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 आपको दिख रहा होगा, ये का सबसे स्मॉलर ऑर्गेनेल है जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के सरफेस में चिपका होता है। ये देखा, आप देख सकते हैं कि इसके नज़दीक, इसी के सामने आपको एक फोल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये है गोल्जी बॉडीज़, ये है गोल्जी बॉडीज़। अब देखिए कि राइबोसोम को हिंदी में राइबोसोम ही कहा जाता है, गोल्जी बॉडीज़ को गोल्जी उपकरण कहा जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम को भी हिंदी में लाइसोसोम कहा जाता है। और यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को भी हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम इन सारे ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको यह सेशन। तो सबसे पहले इन सबको एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस को क्या काम होता है? इसको सारे सेल को कंट्रोल करने का काम होता है, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल यानी कि सेल का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। जो राइबोसोम है ये प्रोटीन बनाता है, इसका मेन काम क्या है? प्रोटीन बनाने का, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। अगर गोल्जी बॉडीज़ की बात की जाए तो इसका काम है ट्रांसपोर्ट का काम, ट्रांसपोर्ट की देखरेख कौन करता है? तो गोल्जी बॉडीज़ करता है। अगर लाइसोसोम की बात की जाए तो इसे सुसाइडल बेग कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है हम अभी इसको डिटेल से देखने वाले। एक जो ऑर्गेनेल्स है उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। सुसाइडल बेग यानी कि आत्मघाती थैली कहा जाता है, हिंदी आप खुद नोट डाउन कर लेंगे। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि सेल का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो ये कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं इन ऑर्गेनेल्स को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि सेल का ऊर्जा घर, लाइसोसोम को सुसाइडल बेग यानी कि आत्मघाती थैली, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल यानी कि सेल का दिमाग, इसे कंट्रोल रूम भी बोला जाता है।
राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, गोल्जी बॉडीज का काम ट्रांसपोर्ट का है। तो ये हम कुछ ऐसे स्पेशल नाम इन लोग को दिया गया है जिसे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। हम एक एक करके अब सभी जो ऑर्गेनेल्स है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले फर्स्ट ऑर्गेनेल्स जो कि है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे हिंदी में अंतर्द्रव्यीय जालिका कहा जाता है, ठीक है। तो आपको हमने बताया कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस डबल लेयर यानी कि 2 लेयर से घिरा होता है, जो उसके बाहरी लेयर में क्या अटैच होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अटैच होता है। तो जो ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हम उसको ER से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ER है, तो जो न्यूक्लियस के जो बाहरी लेयर आउटर लेयर है उससे रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अटैच होता है। तो रफ के लिए R यूज किए, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्यूबल जो से स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। स्मूथ के लिए SER यूज किए, रफ के लिए RER, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो ये हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो सबसे पहले देखिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के लिए क्या बोले, इसका शेप की बात की जाए तो हमने बताया कि इसका शेप कैसा है, तो ट्यूबुलर इसका शेप है या फिर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का शेप कैसा है, तो ट्यूबुलर है। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये मैन्युफैक्चर क्या क्या करता है, यानी कि क्या क्या बनाता है ही लिख देते हैं। ये बनाता है फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स और स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाता है। स्टेरॉयड हार्मोन्स का मैन्युफैक्चर ये करता है। तो ये इनका हिंदी भी यही होता है, वसा देखी मॉलिक्यूल इसको कह सकते हैं। लिपिड्स और स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन बनाता है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बनाता है। इसका अगर फंक्शन की बात की जाए तो इसका फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, डिटॉक्सिफिकेशन का। तो ये क्या होता है, यानी कि जितने भी पॉइजन होते हैं या फिर ड्रग्स होते हैं उसको मारने का काम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है, यानी कि उसके प्रभाव को कम करने का काम कौन करता है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है। उसी को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो आपने इसका फंक्शन भी जाना, ये कैसा स्ट्रक्चर में होता है, तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होता है। क्या क्या बनाता है, तो फैट मॉलिक्यूल बनाता है, लिपिड बनाता है और स्टेरॉयड हार्मोन बनाता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, तो डिटॉक्सिफिकेशन का है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या हो गया, जो ड्रग्स हो गया या पॉइजन्स हो गया उसके प्रभाव को कम करता है, तो ये हो गया डिटॉक्सिफिकेशन। अब बात करते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को आप देख रहे होंगे फ्लैटेड ये शेप में है। तो इसको पहले इसका शेप की बात की जाए तो ये फ्लैटेंड सेक्स में है, यानी कि चपटी थैली जैसी इसकी शेप है। ये रफ क्यों है, क्योंकि इसके सरफेस में कौन चिपका हुआ है, तो राइबोसोम। इसके सरफेस में राइबोसोम चिपका रहता है। तो इसके सरफेस में कौन चिपका रहता है, तो राइबोसोम चिपका रहता है। राइबोसोम का क्या काम है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम का प्रोटीन बनाने का काम है, ठीक है। तो एक बात है कि इसका जो ये क्या करता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यहाँ तो स्पेस नहीं बच रहा है, तो एक अलग ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है
बस इसका फंक्शन जो राइबोसोम द्वारा प्रोटीन बनाया जाता है, राइबोसोम द्वारा क्या बनाया जाता है, प्रोटीन बनाया जाता है, उस प्रोटीन को ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, यानी कि वितरण का काम करता है। ठीक है, तो उस प्रोटीन को यह वितरण का काम करता है, यानी कि जहाँ पे जितनी इसकी आवश्यकता होती है प्रोटीन की, उसको वहाँ पर ये बांटने का काम करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो काफ़ी आसानी से आपने समझा, हमने यहाँ पे बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा शेप होता है, वो क्या क्या मैन्युफैक्चर करता है और उसका क्या काम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया कि चपटी थैली जैसा होता है, इसके सरफेस में राइबोसोम चिपका होता है, इसी के कारण से इसका सरफेस खुरदरा यानी कि रफ होता है। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाने का काम है इस राइबोसोम का, और ये जो प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ जितनी आवश्यकता होती है उसको बांट देता है। ठीक है, तो हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जाना। अब देख रहे हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम चिपका होता है जो कि प्रोटीन बनाता है। तो ये प्रोटीन का, इसमें से कुछ प्रोटीन और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड बनाता है, इसमें से कुछ लिपिड ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेल का मेम्ब्रेन बनाते हैं। इन दोनों प्रोटीन और लिपिड से मिलकर क्या बनता है, सेल का मेम्ब्रेन बनता है। हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। तो समझे कि प्रोटीन और लिपिड कहाँ से मिलता है इसको, तो लिपिड इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिल जाता है और प्रोटीन इसे राइबोसोम से मिल जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इसलिए होता है क्योंकि इसके सरफेस में राइबोसोम चिपका होता है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि ये फैट मॉलिक्यूल बनाता है। फैट क्या होता है, तो आप जानते हैं कि फैट थोड़ा सा चिपचिपा होता है, थोड़ा स्मूथ होता है। ठीक है, तो हमने पहले जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया कि देखिए ये ट्यूब जैसा है, तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में है। ये क्या क्या बनाता है, फैट मॉलिक्यूल बनाता है, लिपिड बनाता है और स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाता है। इसका क्या काम है, तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है, यानी कि जितने भी ड्रग्स या पॉइजन होते हैं उसके प्रभाव को कम करता है, उसको मारता है। फिर ये हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया कि यह चपटी थैली जैसे है। आप देख सकते हैं कि थैली को चपटा कर दिया, वैसा इसका शेप है। इसके सरफेस में देखिए राइबोसोम होता है, इसीलिए यह रफ यानी कि खुरदरा होता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और उसी प्रोटीन को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे जितनी आवश्यकता होती डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि वितरण कर देता है, बांट देता है। तो ये हमने एक ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स क्या था। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है राइबोसोम, जो इसके सरफेस में चिपका होता है राइबोसोम। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करते हैं। तो राइबोसोम, इसको हिंदी में राइबोसोम ही कहा जाता है। हमने बताया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस में डॉट 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 होता है, जो कि रफ उसको बनाता है, वो क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, तो राइबोसोम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिकांग है, ये आप लिख लीजिए। और ये कोई मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो हमने अभी देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जितने भी ऑर्गेनेल्स देखेंगे यानी कि कोशिकांग देखेंगे कि वो भी एक मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, एक झिल्ली से घिरे होते हैं। पर ये राइबोसोम किसी भी मेम्ब्रेन या फिर किसी भी परत से घिरा नहीं होता है। ठीक है, और ये सभी प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल,
यानी कि अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। या मतलब दो तरह के सेल पाए जाते हैं। तो जितने भी सेल हैं, यानी कि जितने भी लिविंग सेल हैं, उसमें राइबोसोम जरूर रहता है। यानी कि जितने भी एक्टिव सेल होते हैं उसमें राइबोसोम जरूर रहता है, ये ऑर्गेनेल्स जरूर पाया जाता है। यह किस किस चीज़ से बनता है? तो यह राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की बनी होती है। जो राइबोसोम होता है वो आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड उसका और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि राइबोसोम किस किस चीज़ से बना होता है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात की जाए तो ये 80S टाइप का होता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात की जाए तो ये 70S टाइप का होता है। यहाँ पे एस सेडबर्ग यूनिट है, ठीक है। आप इसे सिंपली डेंसिटी टाइप का कोई यूनिट मान के चल सकते हैं। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है, 80S टाइप का होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है, जो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो कितने टाइप का होता है? तो 80S टाइप का होता है। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आप देखें तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसको हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे और काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे आप इतना जान लीजिए कि यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। सबसे इसका इम्पोर्टेंट है कि इसका फंक्शन के बारे में जानें। तो इसका फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए कि इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन इसका होता है प्रोटीन बनाने का। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन बनाने का। प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? इसी कारण से इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। तो इतने बात आपको ध्यान में होना चाहिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनते हैं। तो प्रोटीन बनाने का काम, इसका मेन फंक्शन क्या है? तो प्रोटीन बनाने का इसका मेन फंक्शन है। इसी के कारण से इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रहेगा। हमने राइबोसोम के बारे में भी डिस्कस किया, हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी देखा, राइबोसोम को भी देखा। तो चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स को देखते हैं। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं हम लोग, गोल्जी एपरेटस की। इसी को बोला जाता है गोल्जी काय, हिंदी में बोला जाता है गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण, ठीक है। अंग्रेजी में इसको और दो नाम से जानते हैं, जैसे इसी को बोलते हैं गोल्जी बॉडीज, या फिर इसी को बोला जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो किसी भी नाम का यूज हो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा।
ठीक है। तो आपको देखे होंगे कि ये जो ये दिख रहा है ये गोल्जी एपरेटस है, ये गोल्जी बॉडीज़ है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा, इसको और बाहर से एक बड़े इमेज में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं ये गोल्जी एपरेटस है। सबसे पहले इसकी शेप की ही बात कर ली जाए तो ये शेप किस तरह से है, सपाट थैली नुमा है। इसकी शेप कैसी है, सपाट थैली नुमा है। देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन में कि इसकी शेप यहाँ पे दी गई है, तो सपाट थैली नुमा है। इसकी डिस्कवरी की बात की जाए, अगर डिस्कवरी की बात की जाए कि इसकी खोज किसने की थी, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी खोज कैमिलो गोल्की ने की थी। इन्हीं के नाम पे इसको गोल्जी एपरेटस कहा जाता है। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में कि इसको क्या कहा जाता है, तो गोल्जी एपरेटस कहा जाता है। इसको गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी का या गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। ये कैसा शेप में होता है, तो सपाट थैली नुमा होता है। इसकी खोज किसने की थी, तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। सबसे बड़ा फंक्शन है, जो भी मटेरियल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाया जाता है, उस मटेरियल को ये पैकेजिंग और डिस्पेच्ड का काम करता है। यानी कि उसको पैकेज करता है और डिस्पेच का काम करता है इनसाइड और आउटसाइड ऑफ डी सेल। यानी कि जो भी मटेरियल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाया जाता है उसको पैकेज करता है और डिस्पेच करता है। यानी कि जहाँ पे ज़रूरत होती है इसको पैकेज करके वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, चाहे वो इनसाइड सेल है या फिर आउटसाइड सेल। यानी कि सेल के अंदर की बात हो या फिर सेल के बाहर की बात हो, या सेल के बाहर भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसको पैकेज करके ये डिस्पेच करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो गोल्जी एपरेटस के द्वारा किया जाता है। इसी के कारण से इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा कि यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, तो गोल्जी एपरेटस को कहा जाता है, क्योंकि इसका काम होता है पैकेजिंग का और डिस्पेच करने का। ठीक है, पैकेजिंग और डिस्पेच, जितने भी मटेरियल होते हैं उसको पैकेजिंग और डिस्पेच करने का काम गोल्जी एपरेटस का होता है। अगर दूसरे काम की बात की जाए, ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है किससे, तो सिंपल शुगर से। सिंपल शुगर से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट को बनाता कौन है, तो जो गोल्जी एपरेटस बनाता है। सिंपल शुगर से ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और ये कार्बोहाइड्रेट किससे कंबाइन हो जाता है, अगर प्रोटीन से मिलता है, प्रोटीन से मिलकर ये क्या बन जाता है, तो ग्लाइको प्रोटीन बन जाता है। ग्लाइको प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन से मिलकर ये ग्लाइको प्रोटीन बन जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लाइको प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो गोल्जी एपरेटस में होता है। इसके अलावा एक और ग्लाइको लिपिड का भी निर्माण करता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। तो ये क्या करता है, सिंपल शुगर से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन से मिलता है तो ग्लाइको प्रोटीन बन जाता है, लिपिड से मिलता है तो ग्लाइकोलिपिड बन जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण भी गोल्जी एपरेटस में होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी गोल्जी एपरेटस में होता है। थर्ड इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, यह हेल्प करता है फॉर्मेशन में। किसके फॉर्मेशन में,
तो ये याद रखिएगा, हेल्प करता है फॉर्मेशन में, ये हेल्प करता है फॉर्मेशन में सेल वॉल, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और लाइसोसोम, तो सेल वॉल और लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो सेल वॉल किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में तो नहीं पाया जाता है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है गोल्जी एपरेटस, और लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो लाइसोसोम किसके सहायता से बनाया जाता है? तो गोल्जी एपरेटस की सहायता से बनाया जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लाइसोसोम किसकी सहायता से बनाया जाता है या किसके द्वारा बनाया जाता है। तो लाइसोसोम गोल्जी एपरेटस के द्वारा बनाया जाता है। गोल्जी एपरेटस का मेन काम क्या है? तो पैकेजिंग और डिस्पैच करने का, जो मटेरियल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है उसे पैकेज और डिस्पैच करने का, इनसाइड हो गया या फिर आउटसाइड ऑफ द सेल, इसीलिए इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है सिंपल शुगर से, ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, यानी कि सिंपल शुगर से ये कॉम्प्लेक्स शुगर का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से मिलता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, जब लिपिड से बनता है तो ग्लाइकोलिपिड बनता है, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का भी फॉर्मेशन गोल्जी एपरेटस में होता है। और ये हेल्प करता है फॉर्मेशन में किसके किसके? सेल वॉल और लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो सेल वॉल तो प्लांट सेल में पाया जाता है और लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो लाइसोसोम किसके द्वारा बनाया जाता है? तो गोल्जी एपरेटस के द्वारा बनाया जाता है। तो ये हुआ गोल्जी एपरेटस के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन। तो चलिए अब नेक्स्ट बात किया जाए सेल ऑर्गेनेल्स की, तो मैं नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम की। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लाइसोसोम को। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम अब देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा लाइसोसोम, इस प्रकार से है। सिंपल इसका ये देखिए स्ट्रक्चर है। तो इसकी कुछ बात करते हैं, इसके डिस्कवर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवर की। इसकी डिस्कवर किसने की थी? तो इसकी डिस्कवर की थी डे ड्यू ने इसकी डिस्कवर की थी, डे ड्यू। तो डे ड्यू का नाम याद रखिएगा कि डे ड्यू ने लाइसोसोम की डिस्कवर की थी। ये मेम्ब्रेन से घिरी होती है। लगभग सभी ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन से घिरी होती है, सिर्फ राइबोसोम की बात की जाए तो वो घिरी नहीं होती है, मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। और ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक एंजाइम्स होता है। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि हाइड्रोलिक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स किस में पाया जाता है? तो लाइसोसोम में पाया जाता है। तो इट कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स का करते हैं, कंटेन करता है, लाइक जैसे कि हाइड्रोलिक, अभी हमने डिस्कस किया हाइड्रोलिक एंजाइम्स, ठीक है। तो हाइड्रोलिक एंजाइम्स, ये जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो इसको ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये सारे कहाँ बनते हैं? तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। तो इसका मैन्युफैक्चर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जो कि हाइड्रोलिक एंजाइम्स में, और माफ़ कीजिएगा, लाइसोसोम में पाया जाता है। तो ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइसोसोम में पाया जाता है। तो ये क्या करता है? जैसे कि कोई भी बाहरी पदार्थ में क्या क्या हो सकता है? जैसे कि कोई अगर बैक्टीरिया आ जाए या फिर फूड की बात की जाए, तो कोई भी बाहरी पदार्थ होता है उसको, और साथ में ही सेल के टूटे
फूटे अंग। तो ये जो बाहरी पदार्थ होता है उस सेल के जो टूटे फूटे अंग होते हैं, इसको ये क्या करता है, जो इसके पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसकी मदद से डाइजेस्ट कर देता है, उसकी मदद से डाइजेस्ट कर देता है, यानी कि पाचित कर देता है, ये उसको पचा देता है। ठीक है, तो उसको पचा देता है। क्या करता है मेनली, ये क्या करता है, जो वो पदार्थ होते हैं बैक्टीरिया फूड, जो बाहरी पदार्थ होते हैं, या फिर जो सेल कोई सेल का कोई अंग टूट फूट जाता है तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, टुकड़ों में तोड़ देता है, ये स्मॉल पीस में कर देता है, स्मॉल पीस कर देता है और उसको पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से डाइजेस्ट कर देता है। यही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होता है, जब अगर पूरी सेल अगर डैमेज कर जाएगी, पूरी सेल अगर डैमेज कर जाएगी या फिर डेड कर जाएगी, अगर पूरी सेल डैमेज कर जाती है या फिर डेड कर जाती है तो ये क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, फट जाता है, यानी कि ब्लास्ट कर जाता है और उसके जितने भी एंजाइम्स होते हैं अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, यानी कि खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बेग कहा जाता है। लाइसोसोम्स के बारे में हमने जाना कि ये बाहरी पदार्थ को प्लस जो सेल और सेल के टूटे फूटे अंग को डाइजेस्ट करता है और इसके कारण से डाइजेस्ट करता है और सेल को क्लीन रखता है। अगर पूछा जाए कि सेल को क्लीन साफ रखने का कार्य किसका है, कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है। ठीक है, और क्या होता है जब सेल डैमेज कर जाता है या फिर डेड कर जाता है, मर जाता है, तभी क्या होता है, लाइसोसोम फट जाता है, लाइसोसोम ब्लास्ट कर जाता है या फिर कह सकते हैं कि फट जाता है। लाइसोसोम फट जाता है और इसके एंजाइम्स खुद के सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसी कारण से इसे कहा जाता है सुसाइडल बेग, सुसाइडल बेग, जिसे हिंदी में आत्मघाती थैली कहते हैं, आत्मघाती थैली या फिर एटम बम ऑफ द सेल, एटम बम ऑफ द सेल। तो जनरली इस नाम से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सुसाइडल बेग या आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान में रखिएगा, लाइसोसोम को कहा जाता है। आज तक आपने डायरेक्ट रट लिया होगा, मगर क्यों कहा जाता है इसे आप आज समझ रहे होंगे, आज इसे समझ गए होंगे। एटम बम ऑफ द सेल भी इसी कारण से कहा जाता है। तो हमने लाइसोसोम का क्या इसका मेन यूज है, तो सेल को क्लीन रखना, साफ सफाई करने का काम इसको है, लाइसोसोम को है। ये क्या करता है, जितने भी बाहरी पदार्थ आते हैं और या फिर सेल का कोई अंग डैमेज कर जाता है तो उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। डाइजेस्ट करने का काम, उसको छोटा टुकड़ा में तोड़ देता है और डाइजेस्ट कर देता है। तो ये काम से लाइसोसोम का होता है, क्योंकि इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इस काम को अंजाम देते हैं। पर क्या होता है, जब सेल खुद ही डैमेज कर जाता है या फिर डेड कर जाता है तो ये लाइसोसोम फट जाता है और उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। इसी कारण से इसे सुसाइडल बेग या आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, तो ये था लाइसोसोम के बारे में। आई थिंक आपको ये काफ़ी अच्छे से और इंटरेस्टिंग वे से समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, हिंदी में भी इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका बिगर इमेज भी आपको नीचे दिख रहा होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया 2 लेयर से घिरा होता है। एक जो बाहरी लेयर आप देख रहे हैं वाइट में दिखेगा, ये जो बाहरी लेयर है जिसमें कि पोरस होता है, जिसमें कि पोरस कुछ छिद्र पाए जाते हैं बाहरी लेयर में छिद्र पाए जाते हैं। और जो अंदरी लेयर है, जो देख रहे होंगे कि अंदर वाला लेयर किस प्रकार से डीपली फोल्डेड है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे इमेज को ध्यान से, तो ये डीपली फोल्डेड है। जो इनर लेयर है वो क्या है, डीपली फोल्डेड है। ठीक है, तो जो इसके आउटर लेयर होता है वो पोरस होता है, छिद्र होता है उसमें, और जो इनर लेयर होता है वो डीपली फोल्डेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज की। तो इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज किए थे अल्टमैन ने इसका खोज किया था। तो आप इसकी डिस्कवरी को याद रखेंगे कि किनके द्वारा किया गया था, अल्टमैन के द्वारा किया गया था। 2 मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ये तो आपने देखा। पहला जो मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है, छिद्र होता है। सेकेंड मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होता है। 2 मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ये याद रहेगा। जो केमिकल एक्टिविटी होता है हमारे शरीर में, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो कौन रिलीज करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है। तो जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न केमिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करती है। एनर्जी रिलीज यानी कि प्रदान करती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है। जो हमारे बॉडी में जितने भी डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उस एनर्जी को कहाँ से मिलता है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है। तो एटीपी को एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म हो गया फॉस्फेट। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये एग्जाम में पूछा गया है एटीपी का फुल फॉर्म, इसीलिए आप ये ध्यान में रखिएगा। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी को करेंसी एनर्जी करेंसी कहा जाता है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, तो एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, तो एनर्जी रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। तो जो एनर्जी है, जो हमारी डेली जो हमारे शरीर के जो केमिकल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, जैसे कि हमारा नस जो पंप कर रहा है, ये सारे बहुत सारे डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, वो उसके लिए जो एनर्जी की जो आवश्यकता होती है, एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा पूरा किया जाता है। वो एनर्जी रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में। आप समझ गए, इसी कारण से एनर्जी रिलीज करता है, इसी कारण से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर। कोशिका का ऊर्जा घर।
तो आज आप जाने कि कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये लिख लीजिएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म हो गया। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है, सेल का एनर्जी करेंसी कहा जाता है। इसीलिए एनर्जी रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर। इसके अलावा बात किया जाए तो ये एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है, इसके पास खुद का डीएनए प्लस राइबोसोम होता है। इसके पास खुद का डीएनए प्लस राइबोसोम होता है, इसीलिए ये खुद का प्रोटीन बना लेता है। ठीक है, तो ये खुद का प्रोटीन बना लेता है, डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ऐसा कितने ऑर्गेनेल्स है जिसके पास डीएनए ये और राइबोसोम होता है। तो न्यूक्लियस, जैसा कि हम लोग डिस्कस करेंगे तब, कि न्यूक्लियस में डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और प्लांट सेल में बात किया जाए तो प्लास्टिड में, प्लांट सेल में प्लास्टिड में देखिए डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। तो 3 हो गए ऑर्गेनेल्स, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक न्यूक्लियस और एक प्लास्टिड में। इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को, इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल है। यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर, माफ़ कीजिएगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर यह एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ये बात आपको इसलिए नहीं समझ में आई होगी क्योंकि आप यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं जानते। जब हम यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे तभी हम इसको फिर से बताएंगे। ठीक है, तो आपने जाना कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है, तो ये इसका जो मेन फंक्शन है इसको आप ध्यान में रखिएगा। एनर्जी रिलीज करता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी को फुल फॉर्म क्या हो गया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है। इसी का एनर्जी रिलीज करने के कारण इसे पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल का ऊर्जा घर। तो ये हमने पढ़ा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। तो आज हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन का यहाँ पे ओवर होता है। हमने काफ़ी ऑर्गेनेल्स के, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस किया। अगले वीडियो में कुछ जो बचे हुए सेल ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद सेल डिवीज़न की बात करेंगे, और बात करेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस पाए जाते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।